गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट में मानव अधिवास का। इससे पहले अपन ने क्या है ऊर्जा संसाधन है वो अपन ने पढ़ लिए थे। जैसे ऊर्जा संसाधनों में आपका कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, इनका अध्ययन है वो अपन ने कर लिया था। आज अपना टॉपिक है मानव अधिवास। देखो सबसे पहले देखेंगे अधिवास क्या होते हैं। दूसरा, अधिवास की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है। अधिवास को प्रभावित करने वाले, अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारक। इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं मानव। तो आप लोग जानते ही हो, मनुष्य प्रजाति, इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका अधिवास। अधिवास को साधारण भाषा में या अधिवास को क्या कहा जाता है? गृह, मकान या निवास स्थान। अधिवास के लिए कहा जाता है आपका गृह, जिस स्थान पे मानव रहने लग जाता है निश्चित रूप से वो उसका क्या बन जाता है? गृह बन जाता है। ठीक है, उसका मकान बन जाता है, उसका निवास स्थान बन जाता है। तो अधिवास के लिए मानव अधिवास, मानव के लिए अधिवास है वो क्यों आवश्यक है, यानी कि मानव के लिए कहा गया। देखो अधिवास क्या होते हैं। अधिवासों के लिए अगर मैंने आपको साधारण 2 शब्दों में बता दिया कि अधिवास क्या होते हैं। मानव, देखो मानव, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, मानव जब धीरे धीरे जब वो जंगलों से निकलकर गांव में, बस्तियों में इस तरीके से रहना शुरू किया था, तो शुरू में वो क्या है जंगल में रहता था, कच्चा मांस खाता था और जो उसको मिल गया उसी को मार दिया, उसी को इस तरीके से का जीवन है वो व्यतीत करता था कि मतलब उसके सामने कोई जानवर आ गया, मनुष्य आ गया तो भी उसको मार देता था। धीरे धीरे क्या हुआ, वो जैसे जैसे रहने लग गया तो उसके अंदर समझ आने लगी तो उसने क्या किया कि जैसे आदि मानव है वो क्या है, उसकी विशेषताएं है वो एक रूप में क्या है कि पहले वो क्या करता था, जंगलों में रहता था, फिर वो जंगलों में रहते हुए कंद फूल जो भी उसको मिलता था वो खा लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, आग का विकास किया। आग बनाने के बाद में उसने क्या किया, जो भी मांस है उसे मिलता था, उसे कंद फूल जो भी होता था उसको, जो मांस होता था उसको वो पकाकर खाने लग गया। जब वो पकाकर खाने लग गया तो वो उसको स्वादिष्ट लगने लग गया। जब मतलब खाने के अंदर भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या है, पहले वो सिंगल रहता था, धीरे धीरे और आसपास में लोग हैं उसके साथ रहने लग गए तो कबीलों के रूप में रहने लग गया। कबीलों से वो धीरे धीरे क्या है बाहर निकला तो एक क्या है, एक गृह बनाकर, अपनी झोपड़ी बनाकर, अपना एक निवास स्थान बनाकर रहने लग गया। दूसरी बात आती है अधिवास की आवश्यकता है वो क्यों पड़ी। मानव के लिए एक सुरक्षित जो स्थान माना जाता है अधिवास, उसमें क्या होता है, यानी कि एक सुरक्षित स्थान, सुरक्षित स्थान किसका? मानव का, जिसमें मानव अपने आप को क्या हो, सुरक्षित महसूस कर सके। या कह सकते हैं कि मानव, जब कोई भी मनुष्य है वो जब पूरे दिन काम करता है, काम करने के लिए बाहर जाता है और बाहर से जब वो शाम कर लौट कर आता है अपने घर में, तो वो क्या है,
घर के अंदर शांति से एक मतलब घर के अंदर क्या है वो मतलब रेस्ट करना चाहता है, शांति से रहना चाहता है, और वो ही उसका क्या है अधिवास बन जाता है, या घर या अधिवास के रूप में उसे परिभाषा दी जाती है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करना, अपने दैनिक कार्य से लेकर हर वो कार्य अपने घर के अंदर वो कर सकता है। उसी के साथ साथ उसको जो मतलब बाहर अगर वो मजदूरी के लिए जाता है, किसी ऑफिस में जाता है, कहीं पे भी काम करने के लिए जाता है, और रात्रि को जब वो शाम को लौटता है तो वो अपने घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को वहां पे रेस्ट के रूप में क्या है अधिवासों को माना गया है। तो घर में रहकर उसके क्या है अनेक प्रकार से लोगों से संबंध भी बन जाते हैं, जैसे सामाजिक संबंध है, आर्थिक है, आस पड़ोस से सामान लाना ले जाना, तो इस तरीके से उसका क्या है आर्थिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, धार्मिक संबंध है। ये क्या है धीरे धीरे जब वो रहने लग जाता है आस पड़ोस वालों के साथ में, निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनसे मिलना जुलना लेना देना, ये सारा क्या है अधिवास बनाकर जब रहता है तभी उसके अंदर ये भावनाएं हैं जागृत होती हैं। तो मानव के अधिवास का जो टॉपिक है वो क्या है, मानव यानी अपन लोग सभी क्या है मानव की श्रेणी के अंदर आते हैं। मानव जो प्रजाति है वो क्या है एक मनुष्य प्रजाति के अंदर क्या है सम्मिलित है, और मानव जिस स्थान पे अपने आप को सुरक्षित करता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और अपना जो सारे कार्य जहाँ पे संपूर्ण करता है, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, चाहे सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे उसका इन्वायरमेंट ले लो, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं अधिवास में आती हैं। अधिवास की आवश्यकता है वो क्यों पड़ती है, जैसे मान लो पहले जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, लेकिन जंगलों में भी वो अपने आप को क्या है एक सुरक्षित स्थान, ऐसा स्थान जहाँ पे क्या है कोई भी जो जानवर होते हैं वो आसानी से वहां पे ना पहुंच पाए, तो वहां पे वो छोटी सी एक झोपड़ी बना लेता है जंगल से थोड़ा सा दूर जाके, तो वो अपने आप को क्या है वहां पे सुरक्षित महसूस करता है। बाहर के जो जानवरों से समझ लो, कीड़े मकोड़ों से अपनी सुरक्षा समझ लो, या डाकू से जो भी है अपनी चोरी चकारी उसका जो सामान होता है वो अपने घर के अंदर सुरक्षित महसूस करता है, और घर के अंदर जो स्त्रियां होती हैं वो भी अपने आप को घर के अंदर सुरक्षित समझती हैं। तो इसलिए मानव को अधिवासों की आवश्यकता हुई। उसी के साथ क्या है आपका अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारक। अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर देखा जाए तो सबसे पहला आपका क्या आता है जलवायु। जलवायु के साथ आपका आता है दूसरा धार्मिक कारक, सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, धार्मिक कारक, आर्थिक कारक, और इसी के साथ राजनीतिक कारक, इस तरीके से ये सारे कारक हैं वो किसको प्रभावित करते हैं अधिवासों को प्रभावित करते हैं। तो आज अपन जो अधिवासों का टॉपिक है लिया है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी मानव देखो अधिवास की अगर परिभाषा के रूप में लिया जाता है तो अधिवासों की परिभाषा के रूप में मानव जिस स्थान को निवास, शरण एवं सुरक्षा तथा सहयोगी जीवन जीने के लिए चुन लेता है वह उसका सामूहिक जीवन की संगम स्थली या अधिवास या बस्ती कहलाता है। तो इस तरीके से क्या है मानव अपने आप को क्या है सुरक्षित महसूस करता है, वो आपका क्या बन जाता है उसकी जीवन शैली बन जाती है, उसके रहने का स्थान बन जाता है, उसका सुरक्षित स्थान होता है, वो क्या है उसका अधिवास कहलाता है। उसी के साथ साथ मानव के लिए कहा जाता है कि मानव अपने मानव अधिवास किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक, सांस्कृतिक और मानवीय दशाओं का
क्या है, परिचायक माना जाता है। किसे माना गया है, मानव को। और मानव क्या है, एक अधिवास, एक घर के अंदर रहकर ये सारी चीजें हैं महसूस करता है। मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं, जैसे मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है, रोटी, कपड़ा, व मकान, ये तीनों क्या है, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, या इन्हें कहा जा सकता है मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, ये मानी जाती हैं। लेकिन क्या है, अगर इसके अंदर एक भी आपकी आवश्यकताएं हैं, जैसे आपका अधिवास है, उसको निकाल दिया जाता है, तो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो सकती। मानव की जो प्राथमिक आवश्यकताओं के रूप में अपन मानते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों मानव की क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। जो मानव क्या है, दैनिक कार्य की समाप्ति करने के बाद में, जो सुबह से लेकर शाम तक अपना जो कार्य करते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं, वो रात्रि को समय अपने लौट कर कहाँ पर आते हैं, मकानों या अधिवास के अंदर ही अपने आप को क्या है, सुरक्षित महसूस करते हैं। और वो ही वहां पे क्या है, कई मानव अधिवासों से मिलकर क्या है, अधिवासों का निर्माण होता है। ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो एक खेत के अंदर क्या बना दिया जाता है, कोई भी एक झोपड़ी बना दी जाती है, तो वो उस मानव के लिए तो क्या हो गया, निवास स्थान हो गया, कि वो उसका एक है, फाइनली उसका एक घर बन गया। लेकिन उसको क्या है, अधिवासों की श्रेणी के अंदर इसलिए नहीं लेते क्योंकि आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी उस क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं, तो वो लोगों का क्या बन जाता है, एक कबीला बन जाता है, एक बस्ती बन जाती है, तो उसे क्या है, अधिवासों की श्रेणी में रखा जाता है। तो सामान्य रूप से क्या है, अधिवास की चर्चा कर लेते हैं। मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा व मकान, इन तीनों में मकान ही आपका अधिवास है। ठीक है, आगे बात करते हैं मानव के अधिवास की। तो मानव के अधिवास के लिए क्या है, मानव क्या है, दैनिक कार्य, मानव अपने दैनिक कार्य व बाहर के कार्य करने के बाद रात्रि के समय, रात्रिकालीन घर पर या अधिवास में अपने आप को सुरक्षित रखता है। यानी कि बाहर के जितने भी कार्य सुबह से लेकर शाम तक जब वो करके रात्रि को घर पर आता है, अधिवास में जब आता है, तो अधिवास आपका उसका क्या है, एक सुरक्षित स्थान होता है, जहां वो अपने आप को क्या है, सुरक्षित महसूस करता है, और यही क्या है, आपका अधिवास कहलाता है। और अधिवास क्या है, कई मानव अधिवासों से मिलकर मानव अधिवास का निर्माण होता है। कई अधिवास मिलकर
कई अधिवास मिलकर अधिवासों का निर्माण करते हैं। अब आता है अधिवास की परिभाषा। मानव अधिवास का अर्थ। मानव अधिवास का अर्थ देखो, साधारण जीवन की अगर बात करते हैं तो मानव जिस स्थान को निवास मानव जिस स्थान को शरण स्थल व अपने आप को सुरक्षित रखता है, अपने आप को सुरक्षित रखता है। मानव जिस स्थान पर मानव जिस स्थान शरण स्थल व अपने आप को सुरक्षित रखता है और क्या है, सहयोगी जीवन जीने के लिए चुन लेता है। वह सहयोगी जीवन जीने के लिए चुन लेता है। सहयोगी जीवन जीने के लिए चुन लेता है। वह सामूहिक जीवन की संगम स्थली, वह सामूहिक जीवन की संगम स्थली बन जाती है। उसे क्या कहा जाता है? अधिवास या बस्ती कहा जाता है। उसे अधिवास या बस्ती कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अधिवास का आपका ये अर्थ निकलता है कि मानव जिस मूल स्थान पर अपने आप को सुरक्षित रखता है, दूसरा क्या है, वो उसकी शरण स्थली है, यानी सुबह का गया हुआ शाम को जब वो लौटता है तो वो उसका मूल स्थान माना जाता है और अपने आप को वहां पे सुरक्षित समझता है। सहयोगी जीवन जीने के लिए क्या है, सहयोगी जीवन जीने के लिए चुन लेता है और सामूहिक जीवन संगम स्थली बन जाती है। उसे क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद आता है आपका अधिवासों की स्थापना के कारण क्या है, अधिवास है वो क्यों बनाए गए। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, देखो इसमें भी मैंने आपको यही चीज समझाई है कि अधिवास है, मकान है, उसकी स्थापना करने का कारण क्या है, क्यों बनाए गए। तो सबसे पहला तो क्या है, मानव अपने आप को क्या है, अपने ही घर के अंदर क्या है रखता है, सुरक्षित रखता है। और सुरक्षित जब वो अपने आप को रखने लग जाता है तो आस पड़ोस से उसके क्या है, जिस स्थान पर वो रहने लग जाता है वहां उसके क्या बन जाते हैं, अनेक प्रकार से संबंध है वो बनने लग जाते हैं। जैसे आस पड़ोस से सामान लेना, उनको देना, तो इस तरीके से क्या है, अधिवासों के अंदर रहकर ये कार्य है वो किया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे अपन मानव अधिवासों की स्थापना के कारण। मानव अधिवासों
की स्थापना के प्रमुख कारण, क्या ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा क्या बने, आपके अधिवास बने, मकान बने? तो सबसे पहले आता है आपका जलवायु। जलवायु के अंदर अगर बात करते हैं तो जलवायु और मिट्टी दोनों ही क्या है आपके, किसको प्रभावित करती हैं? अधिवास को प्रभावित करती हैं, मानव अधिवास को। तो सबसे पहले जलवायु व मिट्टी। देखो, बात कर रहे हैं अपन राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ के लोगों की जलवायु भी राजस्थान के अकॉर्डिंग ही पड़ेंगे। जलवायु और मिट्टी, देखो जलवायु किस तरीके से मानव को है वो प्रभावित करती है कि मानव जिस क्षेत्र में रहने लग जाता है वहां क्या है, जैसे आपका क्या है, पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल, यहाँ पे अगर जलवायु देखी जाए तो आपकी कौन सी है? शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु का मतलब होता है यहाँ वर्षा की कम मात्रा व आर्द्रता बहुत कम या नमी की कमी पाई जाती है, वो क्या है? आपकी शुष्क जलवायु है। दूसरा इसमें क्या है? तापमान अधिक व वर्षा कम। जब तापमान अधिक होगा और वर्षा आपकी कम है तो क्या होगा? वाष्पीकरण अधिक होगा। अधिक तो क्या होगा? यहाँ पे कौन सी जलवायु का निर्माण हो जाएगा? शुष्क जलवायु का। तो मनुष्य की अगर बात करते हैं तो मानव को ऐसी जलवायु के अंदर रहना पसंद होता है जहां पे क्या है, वो अपने आप को जलवायु के साथ, जैसे मान लो आपका भारत के अंदर अगर बात करते हैं तो भारत का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है जहां पे आपकी सम जलवायु पाई जाती है, जैसे आपके जो तटीय क्षेत्र की बात करते हैं तो गोवा है, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, ये क्या है? आपके तटीय क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों की अगर मुंबई के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे सम जलवायु है वो पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे अधिकतर ऋतुओं का प्रभाव है वो नहीं देखा जाता। चाहे गर्म अगर सर्दी की ऋतु आती है तो भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, ना गर्मी की ऋतु आती है तो यहाँ पे इतना गर्म मौसम है वो नहीं होता है। तो इस जलवायु को क्या कहा जाता है? सम जलवायु है वो मानी जाती है। और भारत राजस्थान की जलवायु की अगर बात करते हैं तो राजस्थान की जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, आपकी शीतोष्ण, उष्ण भी है, शीतोष्ण भी है और मानसूनी प्रकार की भी पाई जाती है। तो भारत की जो जलवायु राजस्थान की जलवायु की अगर बात करते हैं तो राजस्थान की जलवायु में क्या है? आपके अनेक प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। बात चल रही थी अपनी पश्चिमी मरुस्थल की। पश्चिमी मरुस्थल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जनसंख्या है, मतलब क्षेत्रफल तो काफी बड़ा है लेकिन यहाँ पे जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। कम पाए जाने का रीजन मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे क्या है? कारण पाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या है वो कम मिलती है। पहला तो है यहाँ पे वर्षा है वो कम होती है, ठीक है, कम वर्षा होती है। तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक, ठीक है। वाष्पीकरण क्या है? अधिक होता है। तो इस क्षेत्र के अंदर अगर पानी नहीं है
तो देखो, सबसे पहले मानव को जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? जल की जरूरत होती है। और इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, लगातार अगर बरसात नहीं होगी तो भूमिगत जल का स्तर है वो भी क्या हो जाएगा, आपका बहुत ज्यादा गहराई में चला जाएगा। तो मानव की जो आपकी आवश्यकता है, जो जिसके बिना मानव जीवित नहीं रह सकता, तो जल के बिना क्या है, जीवन है वो संभव नहीं है। तो अगर इन जलवायु की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल तो बहुत है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रफल है वो तो क्या है आपका काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी जो मानव को मूलभूत आवश्यकता के रूप में जो मिलनी चाहिए वो यहाँ पे जलवायु है नहीं मिल पाती, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, आपकी मानव है वो कम निवास करते हैं, या कह सकते हैं दूसरा यहाँ पे जलवायु समझ में आ गई होगी कि कैसे जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण राजस्थान के इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपकी जनसंख्या है वो कम देखने को मिलती है। दूसरी है आपकी मृदा। मृदा की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, वहां पे बलुई मृदा है, बलुई मृदा। ये जो बलुई मृदा होती है वो क्या है, आपकी अनुपजाऊ के समान मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसके अंदर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो क्या है, बहुत कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे क्या है, वर्षा नहीं होती है, लवणीय मृदा है वो देखने को मिलती है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बरसात नहीं होती है, बरसात नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधों की जो पत्तियों से यहाँ पे जो खाद जो प्राप्त होती है मृदा को, वो मृदा को यहाँ पे प्राप्त नहीं हो पाती है। और इसके कण होते हैं वो क्या है, थोड़े मोटे होते हैं, जिसके कारण जैसे ही हवा चलती है तो हवा के साथ क्या है, ये मृदा के कण हैं वो उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बलुई मिट्टी है जिसके कारण यहाँ पे क्या है, हवा के द्वारा क्या है, आपका सबसे ज्यादा कटाव है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है, मृदा और जलवायु दोनों ही क्या है, आपके किसको प्रभावित करती हैं, अधिवासों को प्रभावित करती हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल की जलवायु विषम, कठोर और अनाकर्षक यानी कि आकर्षण करने वाली है वो नहीं है, जिस कारण इसलिए वहां क्या है, जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। और जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो जैसलमेर जो क्षेत्र है उसका क्या है, जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो तो काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे व्यक्तियों की अगर संख्या देखी जाए तो आपका 9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ पे लोग हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ क्या है, कठोर और विषम जलवायु होने की वजह से क्या है, यहाँ पे जो मतलब गर्मियों के अंदर तो क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और सर्दियों के अंदर इस क्षेत्र में क्या है, राजस्थान में बहुत ज्यादा ठंड देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है, कठोर मिलती है। इसके विपरीत अगर गंगानगर वाले क्षेत्र के अंदर बात करते हैं तो गंगानगर क्षेत्र है वो भी आपका क्या है, जलवायु से संबंधित अगर देखा जाए तो सिंचित क्षेत्र की श्रेणी में आता है। मतलब यहाँ पे क्या है, आपके नहरों के द्वारा क्या है, कृषि कार्य है वो किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो जनसंख्या है वो क्या है, अधिक देखने को मिलती है। क्योंकि जहाँ पे क्या है, आपका मिट्टी का उपजाऊपन अधिक होता है, वहीं पे क्या है, लोग अधिक रहना पसंद करते हैं, या आदिवासियों की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, काफी मानी जाती है। और इसके विपरीत अगर बात करते हैं तो आपका बलुई क्षेत्र है जो जैसलमेर है, आपका चूरू है, बाड़मेर है, इन क्षेत्रों की, बीकानेर है, इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ देखने को मिलती है। और जिन क्षेत्रों के अंदर क्या है, उपजाऊ मृदा होगी, तो राजस्थान और भारत के लिए एक बात कही जाती है कि ये क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि जिन क्षेत्रों के अंदर की जाती है तो वहां पे क्या है, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ पे उपजाऊ मृदा होगी तो लोग वहां पे रहना ज्यादा पसंद करेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जलवायु और मिट्टी है वो मानव को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो पहला है आपका
मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु व मृदा का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा क्या है? जिस क्षेत्र की जलवायु कठोर व विषम प्रकार की होगी, वहाँ मानव अधिवास कम मिलेंगे। जैसे जैसलमेर, चूरू, बीकानेर आदि। दूसरा, जहां जलवायु सम व मानव के अनुकूल होगी, वहाँ जनसंख्या वहाँ मानव अधिवास अधिक मिलेंगे। जैसे जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर आदि। दूसरा क्या है? ये तो बात हो गई जलवायु की। दूसरा है आपकी मिट्टी। जिन क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि होगी, तो वहाँ मानव अधिवास भी अधिक मिलेंगे। जैसे नदियों वाले क्षेत्र कोटा, अलवर, जयपुर, टोंक, आपका भरतपुर, सवाई माधोपुर, आदि में क्या है आपकी जो यानी कि जिन क्षेत्रों से नदी होकर निकलती है, जैसे आपकी चंबल है, बाणगंगा है, माही है, ये जो नदियों का जो प्रवाह है, उन क्षेत्रों में क्या है जो मिट्टी है वो अधिक उपजाऊ मिलती है और वहां पे लोग है कृषि कार्य है वो आसानी से कर सकते हैं।
इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपके अधिवास है लोगों के अधिक देखने को मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद आता है आपका आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, देखो आर्थिक कारकों की अगर बात करते हैं तो आर्थिक कारकों के अंदर जिन क्षेत्रों के अंदर क्या है, उद्योग धंधे, खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में निकाले जाएंगे और आपका जो कृषि योग्य भूमि है वो क्या है, आपका अधिवासों के लिए क्या है, ऐसा क्षेत्र सर्वोपरि माना जाता है। यानी कि लोगों को जहां पे अधिक से अधिक रोजगार मिले। दूसरा क्या है, वहां की जो जलवायु है वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। वहां पे जो खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं उनके जो उद्योग धंधे होंगे वहां पे लोगों को क्या है, अधिक रोजगार मिलेंगे। तो लोग जहां पे क्या है, औद्योगिक इकाइयां जहां पे अधिक स्थापित होंगी, व्यापार वाणिज्य यातायात का जो साधन है वो क्या है, अधिवास को क्या है, प्रभावित करता है। तो जिन क्षेत्रों के अंदर आपकी ये सुविधाएं अधिक मिलेंगी लोगों को, जहां पे उद्योग अधिक होंगे, व्यापार की सुविधा, आयात निर्यात, आपका यातायात के साधन और बच्चों की जो स्कूलें हैं, ये सारे कारक हैं किसको प्रभावित करते हैं, अधिवासों को प्रभावित करते हैं। तो जिन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आर्थिक कारक यानी कि जो पूंजी से संबंधित लोगों को रोजगार जहां पे मिलेगा वहीं पे आपके क्या है, मानव है, अधिवास अधिक बनाकर रहने योग्य बनाएगा, या वहां पे आप मानव है वो बसना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और कल पढ़ेंगे। थैंक यू।